वेलकम टू जे आर एफ जोन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सभी यूजीसी नेट पेपर 1 को कवर कर रहे थे। पेपर 1 के क्रम में आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपसे 2021 से लेकर 2025 तक के जितने भी पेपर 1 के हुए हैं उन सभी को बारी बारी से सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो में हम 18 जून 2024 शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ है उस पेपर को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम 2024 और फिर 2025 के पेपर को कवर करने के बाद हम 2021, 22 और 23 के पेपर को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने किया क्योंकि ये रिसेंट के पेपर हैं, वो आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से ज़्यादा रिलेट करेंगे। ठीक है, तो 2024 को हम पहले हल करेंगे, फिर 25 वाला पेपर, फिर 21, 22, 23 के पेपर को हम हल करेंगे। ये जो सीरीज है उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो बच्चे 10 के 10 यूनिट एक बार पढ़ गए हैं। अब एक वीडियो को अगर वो देख लेंगे, पूरे 1 घंटे में कोशिश करूंगा कि 45 मिनट या 50 मिनट तक जाते जाते पूरी वीडियो समाप्त हो जाए, जो आपके पेपर हल करने वाली बातें हैं। ठीक है, तो उतने में समाप्त हो जाए। तो अगर वो एक वीडियो पूरी कंप्लीटली देख लेंगे तो उनकी 10 की 10 यूनिट काफी हद तक रिवाइज्ड हो जाएगी। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई 18 जून 2024 को शिफ्ट 1 में हमसे किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे। आप पेपर 1 को देखेंगे तो पहला जो सवाल मिलता है, पहले से लेके 5वां तक जो सवाल होता है वो डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल होता है। डाटा इंटरप्रिटेशन के सवालों को आप अच्छे से तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपकी बेसिक अर्थमेटिक थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए, थोड़ी नहीं स्ट्रांग होनी चाहिए। बेसिक अर्थमेटिक अगर स्ट्रांग है तो आराम से आप सवालों को सॉल्व कर लेंगे। जोड़, घटाना, गुणा, भाग और पहाड़ा, जिसको आप टेबल बोलते हो। ठीक है, और वर्गमूल और घनमूल और बेसिक परसेंटेज, अगर इतनी चीजें आपकी तैयार हैं तो आप आराम से ऐसे सवालों को सॉल्व कर लेंगे। बस कुछ सवालों को आप करने की प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आप देखिए आपके ये 5 और 2 10 होता है, 10 नंबर कहीं नहीं गए होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन पर जाने से पहले जो इंस्ट्रक्शंस उस सवाल के बारे में दिया गया है उसका पढ़ना बहुत जरूरी है। आप उसको ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन के बारे में वहां से समझ सकते हैं आखिर हमसे किस प्रकार की इंफॉर्मेशन पूछी गई है और टेबल में हमें किस प्रकार की इंफॉर्मेशन दी गई है। तो 2 टेबल यहाँ पे हमारे सामने हैं, टेबल 1 है, दूसरा टेबल 2 है। तो टेबल 1 में विश्व के विभिन्न रोगियों का प्रतिशत दिया गया है, जैसे हार्ट में है, एड्स में है, टीबी, हेपेटाइटिस। ठीक है, और जो टेबल 2 है, टेबल 2 में हमें कॉन्टिनेंट के नाम दिए गए हैं और अलग अलग कॉन्टिनेंट में हमें 2 डाटा दिया गया है अलग अलग कॉन्टिनेंट का। एक तो दिया गया भाई जिसमें सभी रोग हैं, मतलब कि ऐसे लोग हैं जिसमें जिन ऑल पेशेंट्स हैं, आप कह सकते हो कि ऑल पेशेंट्स हैं। और दूसरे कॉलम में हमको केवल जो किडनी डिजीज से जितने परसेंट लोग पीड़ित हैं उनका डाटा दिया गया, केवल किडनी से संबंधित। और दूसरी बातें क्या है, विश्व की कुल जनसंख्या हमको बतलाई गई है, कितनी है, 800 करोड़ है। बहुत इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट जानकारी है। दूसरा कहा गया कि उसमें से 10% रोगी हैं। 800 करोड़ में से 10% रोगी हैं। 800 करोड़ का 10% का मतलब होता है 80 करोड़। किसी भी संख्या का 10% और 1% निकालना बहुत आसान होता है। जैसे अगर हमने यही संख्या ले ली है 800 करोड़ कहा, इसका 10% निकालना है तो लेफ्ट की तरफ आप एक दशमलव लगा दीजिए एक अंक पे। ठीक है, तो ये हो गया इसका 10%, 80 करोड़ इसका 10% हो गया। अगर 1% निकालना होता तो हम 800 ये है, हम इसके 2 अंक पे यहाँ पे आके दशमलव लगा देते तो ये 8 करोड़ हो गया। तो अब अगर आप एक अंक पे लगा रहे हैं तो वो उसका 10% बन जाएगा, अगर 2 अंक पे लगा रहे हैं तो वो उसका 1% हो जाएगा। 10% और 1% से आप बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे, हम आगे आपको दिखला रहे हैं। तो 800 करोड़ का 10% कितना होता है, 80 करोड़ होता है। ठीक है, अब सवाल पे हम आते हैं। सवाल है, यदि दक्षिण अमेरिका में वृक्क रोगियों की संख्या में 25% की कमी होती है। कहां पे बात की गई है, दक्षिण अमेरिका में बात की गई है। किसकी, किडनी डिजीज की बात हुई है। पहले तो हमें ये पता हो भाई 80 करोड़ कुल रोगी हैं, उसमें से किडनी वाले कितने हैं, फिर हम दक्षिण अमेरिका पे आएंगे। ठीक है, तो 80 करोड़ तो कुल रोगी हैं, 80 करोड़ में से 30% लोग क्या है, किडनी वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं भाई किडनी वाले कितने हैं। अब देखिए ये 80 करोड़ है, 80 करोड़ का 10% हमने आपको सिखलाया, 80 में से आप एक दशमलव लगा दीजिए तो 8 हो गया। तो 80 का 10% 8 है, तो यहाँ पे कितना परसेंट बात की गई है, 30%। 3 का इसी में गुणा कर दीजिए, अर्थात कितना हो जाएगा, 24 करोड़। 8 त्रिक होता क्या होता है, 24 करोड़
लोग किडनी से पीड़ित हैं, लेकिन किडनी से पीड़ित है। अब यहाँ पे हमसे दक्षिण अमेरिका की बात की गई, दक्षिण अमेरिका ये देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका में किडनी से पीड़ित होने वालों की संख्या कितनी है? 40% है, अर्थात 24 करोड़ का 40% दक्षिण अमेरिका में किडनी से पीड़ित है। तो अब आप इसका निकाल लीजिए 40%। देखिए किडनी वाले कितने हैं? 24 करोड़ है। अगर 24 करोड़ का हम 10% लेने जाएंगे तो 2.4 करोड़ हो जाएगा। 2.4 करोड़ 10% है, तो 2.4 में ही आप क्या कर दीजिए, 4 का गुणा कर देंगे। 24 चौका क्या होता है? 96 होता है। ठीक है, तो 9 10 एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। 2.4 इंटू 4 में कर रहा हूं, तो हम एक अंक पे दशमलव लगा दिए। अर्थात जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में किडनी से जो लोग ग्रसित हैं, रोग से ग्रसित हैं, उनकी जो संख्या कितनी हो गई? 9.6 करोड़ हो गई। अब ये जो 9.6 करोड़ आपको मिला है, ये क्या है? दक्षिण अमेरिका में किडनी से ग्रसित लोग हैं। लेकिन कह रहा है कि अगर इसमें 25% की कमी हो जाए, किसमें? साउथ अमेरिका में। ठीक है, अगर जितने भी रोगी हैं 9.6 करोड़, अगर उसमें से 25% की कमी हो जाए, तो 25% की कमी आप कैसे निकालेंगे भाई? देखिए अब ये 9.6% क्या है? ये 100% है, ऐसे जान लीजिए ये 100% है। अब इसमें इसका अगर हम 75% का मान निकाल लें, इसका क्या निकाल लें? 75% का मान। ऐसे जानिए कि 100 का मान कितना हो गया? 9.6 हो गया। 25% की कमी का मतलब 75 है। 75 का मान निकालने जाएंगे, 25 चौका 100 होता है, 25 तिया 75 होता है। इतने की आवश्यकता नहीं है, मैं करके दिखा रहा हूँ। 9.6 इंटू 3 का अब नीचे भाग करेंगे किसके? 4 से। अगर 4 से आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 4 का 2 टाइम जाएगा और 4 का 4 टाइम जाएगा। ठीक है, 4 का 2 टाइम और 4 का 4 टाइम। तो अब ये क्या हो गया? 3 का 4 में गुणा होगा, 3 चौक 12 और 3 दूना 6 1 7। ठीक है, अर्थात 25% अगर ये लेस हो रहा है तो 25% लेस होने के बाद कितना बन जा रहा है? 3 चौक 12 होता है, 3 दूना 6 1 7, घट के कितना हो जा रहा है? 7.2 हो जा रहा है। कहने का मतलब अंतर कितने का निकल के आ रहा है? अगर अंतर आप देखेंगे तो घट कितना रहा है? 6 मस 2 गए 4 होता है और 9 मस 2 गए 9 मस 7 गए 2 होता है। 2.4 करोड़ संख्या घट जा रही है अगर 25% रोगी घट जा रहे हैं। तो हमसे पूछा क्या गया है कि वृक्क रोगियों की संख्या कितने प्रतिशत में कमी आएगी? विश्व में कुल वृक्क रोगियों की संख्या में कितने % की कमी आएगी? किडनी में कुल जो किडनी की समस्या से कुल ग्रसित लोग कितने हैं? 24 करोड़। ठीक है, और साउथ अमेरिका की अगर 25% संख्या घट रही है वृक्क रोगियों की, तो वो संख्या क्या है? 2.4 करोड़ है। तो आप 24 करोड़ में से 2.4 करोड़ की आप देख लीजिए क्या स्थिति है। ठीक है, 2.4 करोड़ की स्थिति आप देख लीजिए क्या स्थिति बन रही है। तो अगर आप 24 करोड़ में से 2.4 की स्थिति देखेंगे तो कमी कितने की हो रही है? कमी हो रही है 10% की। कमी कितने की हो रही है? 10% की। भाई 24 का 10% क्या होगा? तो एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 2.4 बन जाएगा। तो 24 का 10% 2.4 ही तो है। तो 10% की क्या हो जा रही है? कमी हो जा रही है। तो ये जो सवाल है, इस सवाल का जो राइट आंसर बनेगा वो 10% बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल जो हमसे पूछा गया है, यदि यूरोप में रोगियों की संख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पश्चात यूरोप में रोगियों की संख्या और 2023 में दक्षिण अमेरिका में वृक्क रोगियों की संख्या के बीच में अंतर क्या होगा? खूब ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि यदि यूरोप में रोगियों की संख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, यूरोप में रोगियों की संख्या में कुल रोगी कितने हैं? 80 करोड़। कुल रोगी कितने हैं? 80 करोड़ कुल रोगी हैं। अब यूरोप में देखेंगे तो यूरोप में रोगियों की संख्या मतलब ऑल पेशेंट की बात हो रही है। कितने यूरोप में रोगी हैं? 10% है। 10% का मतलब क्या है? यूरोप में रोगी कितने हैं? यूरोप में रोगी हैं 8 करोड़। 8 करोड़। कह रहा है कि प्रतिवर्ष अगर 10% की वृद्धि हो रही है, देखिए 2 वर्ष में वृद्धि हो रही, 2 वर्ष पश्चात एक बार 10% बढ़ रहा है, फिर से 10% बढ़ रहा है। तो देखने में तो 10% बढ़ रहा है, तो आप कहोगे 20% हो रहा है। एक्चुअल में ये 20% नहीं बल्कि 21% की वृद्धि हो। जब दो लगातार 10% की वृद्धि होगी तो 20% ना होके 21% होगी। इसको आप निकाल भी सकते हो। जैसे 10 का मान क्या हो रहा है? 10 का मान, अब इसे 10% का मतलब क्या होता है? 10/100, यही लिखते हो ना, 10 1 के 10, 10 10 100। इसी के हिसाब से हम 10 का मान बढ़ के कितना हो रहा है? अगर बढ़ रहा है तो 11 हो रहा है, फिर 10 का मान बढ़ रहा है तो कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। तो 10 10 100 होता है, 11 का 121। ठीक है, तो 100 से मान बढ़ के कितना हो जा रहा है? 21 हो जा रहा है, अर्थात 21% की वृद्धि हो रही है। अब इसका मतलब क्या है कि भाई 8 करोड़ का 8 जो संख्या है यूरोप की, अगर यूरोप की संख्या को आप 21% बढ़ा दे रहे हो तो आपको 2
वर्ष के पश्चात यूरोप की संख्या क्या थी ये निकल के आ जाएगा। अगर आप इसको निकालने जाओगे तो इसको निकालने क्या करोगे, 100 का मान कितना है, 8 है, तो 121 का मान आप निकाल लीजिए। 100 का मान अगर 8 है तो 121 का मान निकालने जाओगे तो 121 इंटू 8 नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप कैंसिल करोगे 4 का 50 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 2 का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे, इसको अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो कैंसिल आउट के दौरान जो आपको संख्या मिलेगी वो कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल आउट के दौरान आप एक बार देखिए इसको, 25 9 225 होता है ना, 25 9 225, क्योंकि नीचे 25 बन रहा है। एक मिनट, इसको फिर से कैंसिल आउट करते हैं। कहाँ गया, कितना बन रहा था कि 121 गुणे 8 बन रहा था और नीचे क्या बन रहा था, 100 बन रहा था। ठीक है, अगर इसको हम कैंसिल आउट करें तो 4 से अगर करेंगे तो 4 का 25 जाएगा और 4 का 2 जाएगा। ठीक है, तो 121 का 2 टाइम ले जाएंगे तो 242 हो जाएगा। 242 को अगर 25 से आप भाग करोगे तो 25 9 225 जाएगा। तो यहाँ से 12 में से 5 गए 7, यहाँ से 3 में से 2 गए 1। ठीक है, फिर से ले आओगे तो 25 कितना जाएगा, 25 अट्ठे 200 जाएगा नहीं, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 17, अब जीरो लाए तो दशमलव भी जाएगा, 25 छक्का 150 जाएगा, 150 का मतलब 2 हो गया, फिर से जीरो आया, 25 छक्का और 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, 9.68 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 9.68 बन जाएगा। अर्थात जो यूरोप की संख्या 8 करोड़ थी वो बढ़ के 2 वर्षों बाद 9.68 बन गई। अब कह रहा है कि आगे कि दक्षिण अमेरिका में वृक्क रोगियों की संख्या के बीच में अंतर क्या था। दक्षिण अमेरिका कहाँ है भाई, दक्षिण अमेरिका देखिए यहाँ पे है, और दक्षिण अमेरिका के वृक्क रोगियों की संख्या अभी अभी हम ज्ञात किए थे। दक्षिण अमेरिका में वृक्क रोगियों की संख्या अभी अभी हम लोग ज्ञात किए थे। वो जो ज्ञात किए थे वो निकल के क्या आया था, 9.6 आया था। कितना आया था, 9.6 आया था, अभी तो यही हम निकाले थे। तो 9.6 आया था, तो ये 9.68 है भाई। देखिए यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में रोगियों की संख्या हमने कितनी निकाली थी, 9.6 है। डेटा को थोड़ा सा याद रखना होता है, ठीक है, क्योंकि कई टाइम होता है कि वही डेटा आपसे बार बार पूछा जाता है। तो 9.6 आया था, 9.68 में से आप 9.6 को निकाल दे रहे हो तो सीधे सीधे आपको क्या मिल जाएगा, 8 लाख मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 8 लाख मिल जाएगा। तो 8 लाख ही इसका राइट आंसर बन जाएगा। अर्थात आपका जो दक्षिण अमेरिका है और जो यूरोप के रोगियों का अगर वृक्क के रोगियों के बीच में अंतर देखेंगे तो 8 लाख का अंतर आएगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। है क्वेश्चन क्या, यदि विश्व में यकृत रोगियों की संख्या में 6% और हृदय रोगियों की संख्या में 22% की वृद्धि हो रही है। जो यकृत रोगी हैं, यकृत रोगी क्या से हेपेटाइटिस वाले हैं, ठीक है, अगर इनकी संख्या में 6% की वृद्धि हो रही है और जो हृदय के रोगी हैं जो 22% दायरा है, अगर इसमें 22% की इंक्रीजिंग हो रही है तो कह रहा है कि भाई इन दोनों के रोगियों के बीच में नया अनुपात क्या जनरेट होगा। अब पहले तो 6% क्या है और 22% की वैल्यू आप निकाल लीजिए। ठीक है, पहले हम निकालते हैं हेपेटाइटिस वालों को, यकृत वालों को हम निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए कुल संख्या कितनी है, 80 करोड़ है। 80 करोड़ में 10% 8 करोड़ है। ठीक है, 10% 8 करोड़ है। अगर 1% हम निकालेंगे तो 0.8 हो जाएगा। तो 6% निकालने जाएंगे, 0.8 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 × 48 अर्थात 4.8 करोड़ बन जाएगा। ठीक है, तो यकृत में जो रोगियों की संख्या है वो 4.8 करोड़ हो गई। अब 4.8 करोड़ हो गई तो अब ये कह रहा है कि भाई इतनी तो है ही, अब इसमें 6% की और वृद्धि हो जाए। अर्थात 4.8 में 6% की और वृद्धि हो जाए। तो जब 4.8 में 6% की और वृद्धि होगी अर्थात 100 का मान जो है अभी 4.8 है तो 106 का मान आपसे पूछा गया है। तो 106 का मान कैसे निकालेंगे, 106 में आप 4.8 का गुणा करेंगे और नीचे भाग करेंगे किससे, 100 से। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे बच्चा तो इसमें मिलेगा 5.088। ठीक है, ये कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा 5.088। अर्थात जब इसमें 6% की वृद्धि होगी तो 6% की वृद्धि के बाद मान निकल के आएगा 5.088। इसको देख लीजिएगा। ठीक है, देन अब कह रहा है कि हृदय की रोगियों की संख्या में 22% की वृद्धि हो जाए। पहले हृदय के रोगी कितने हैं, 22%, इसको निकाल लो भाई। कुल रोगी कितने हैं, 80%। ठीक है, तो 22% अगर निकालना है तो 10% कितना है, 8 है, तो 20% पहले निकाल लो भाई। 8 दूना 16 हो गया, 16% तो फिक्स हो गए। अब 1% क्या होता है, 0.8 करोड़ है। 1% अगर 2% निकालना हो तो 8 दूना 16 अर्थात 1.6
प्लस 1.6 करोड़, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो जो हार्ट के डिजीज वाले होंगे वो आएंगे कितने, 17.6 करोड़। अब यहीं तक काम नहीं समाप्त हो रहा है, कह रहा है कि 22% की वृद्धि भी हो रही है। अब 100 का मान कितना बन के आ रहा है, 100 का मान बन रहा है 17.6 करोड़ के। तो अब आपको निकालना है कितने का, 122 का मान। तो कैसे निकालेंगे, तो 122 का जब मान निकालने जाएंगे तो 122 गुणे 17.6 नीचे ले आएंगे किसको, 100 को। जब इसको आप सॉल्व आउट करोगे, सॉल्व आउट में आपको मिलेगा 21.472, 21.472। अब इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा गया है भाई। अब इन दोनों का रेशियो क्या होगा, मतलब जो यकृत के रोगी हैं और जो हृदय रोगी, इन दोनों का नया अनुपात क्या बनेगा। नया अनुपात आप कैसे देखेंगे भाई, 5.088 आया ही है, 5.088 आया है। नीचे भाई किससे अनुपात देखना है, हृदय वाले से। उनकी जो संख्या है 21.472 है। ठीक है, अब देखिए 3 अंक पे दशमलव है और 3 अंक पे दशमलव है, तो दशमलव को खत्म ही कर दीजिए। ठीक है, अब इस ऊपर नीचे वाली संख्या को एक अंक से काटने का प्रयास करिए। यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है तो ही आप बहुत जल्दी कर पाओगे, नहीं तो देखो यहाँ से दिख तो रहा है 2 से कटेगा। अब 2 से काटोगे तो कितना काटोगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल बहुत मायने रखता है। देखिए डिविजिबिलिटी रूल में जो 4, देखिए जो 2 से कट रहा है तो लास्ट का 2 अंक 4 से भी कट रहा है। देखिए 8 है तो आराम से 4 से कट जाएगा, और लास्ट का इसका भी 2 अंक 4 से कट जाएगा। अच्छा 4 से तो कट रहा है, देखिए 4 के मल्टीपल में 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, लास्ट की अगर 3 संख्या 8 से कट रही है तो पूरी संख्या कट जाएगी। हमने ऊपर वाली संख्या को देखा 8 से कट रहा है, और नीचे वाली संख्या 472 को भी देखा, ये 8 से पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो रही थी। अच्छा 4 से भी कैंसिल आउट हो रही है, 8 से भी कैंसिल आउट हो रही है, तो ये अब इसका मतलब है कि 4 गुणे 8 अर्थात ये 32 से भी पूरी तरीके से कैंसिल आउट होगी। 32 से भी पूरी तरीके से कैंसिल आउट होगी। अगर आप इसको 32 से काटने जाओगे, किसको, 5088 को और 21472 को, अगर इसको आप इससे काटने जाओगे तो एक को काट के देख लो भाई कितना आ रहा है। अगर एक को काटने जाओगे तो देखो जरा यहाँ पे कितना मिलेगा, 5.5088 है। इसको अगर आप 32 से काटने जाओगे तो पहले तो 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे आएगा 32, यहाँ से आएगा 8, यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, फिर से आएगा ये, फिर 32 पंचे कितना होता है, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4 में से 3 का 1, 32 पंचे कितना होता है, 32 पंचे देखेंगे 5 दूना 10, 5 3 15, 1 16, 160 होता है। तो यहाँ पे फिर से 8 आएगा, फिर यहाँ पे 8 में से 6 गए 2 आएगा, खत्म करो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे 5 किया, फिर से आप 8 को ले आओगे नीचे। ठीक है, अब फिर 32 धामा 320 होता है, 32 नौइयां जरा देखो भाई, तो 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27, 1 28, 288 होता है। ठीक है, तो ये 288 पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो अर्थात ऊपर कितना आया, 159 आया। जरा उत्तर देखो किसी में है, 159 है, तो सेकंड वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। अर्थात जो रेशियो बन के आएगा वो 169/671 बन के आएगा। बच्चे देखो इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे मन में, तो बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे। जितना गुणा भाग आपको समझाने में लग रहा है ना, इतना नहीं करना पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो 159/671 इसका राइट आंसर बन जाएगा। अर्थात इसका दूसरा विकल्प आपका सही विकल्प बन जाएगा, सी वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। माफ करिएगा, बी वाला विकल्प 159/671 इसका राइट विकल्प बन जाएगा। यहाँ पे सी दिख रहा है, ओहो, इसको जरा बी बना लीजिएगा, क्या इसको बी बना लीजिएगा। ठीक है, बी वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ऑस्ट्रेलिया में वृक्क रोगियों की संख्या विश्व में हृदय रोगियों की संख्या का लगभग कितना % है। ऑस्ट्रेलिया में वृक्क रोगियों की संख्या विश्व में हृदय रोगियों की संख्या का लगभग कितना % है। ऑस्ट्रेलिया में वृक्क रोगी, पहले देखो वृक्क रोगी कितने थे, अभी अभी आपने निकाला था, वृक्क रोगी कितने थे, 24 करोड़ थे। तो ऑस्ट्रेलिया में कितने वृक्क रोगी हैं, ऑस्ट्रेलिया में 5% है। 10% 2.4 था, तो 10% अगर 2.4 था तो 5% कितना होगा, 5% निकालना तो और आसान है भाई। 2.4 10% था तो इसी का आधा कितना हो जाएगा, 1.2 करोड़। 1.2 करोड़ ऑस्ट्रेलिया का हो गया। और फिर कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में वृक्क रोगियों की संख्या विश्व में हृदय रोगियों की संख्या, विश्व में हृदय रोगी कितने हैं, ये 22% हैं। कितने हैं, 22% है विश्व में हृदय रोगी। अगर विश्व में हृदय रोगी 22% हैं, ऐसे में अभी हमने निकाला था इसका 22% कितना आया था, 17.6 आया था ना। विश्व में जितने भी हृदय रोगी हैं हमने उसको अभी अभी निकाला था, इसके पहले वाले सवाल में कितना आया था, वो 17.6 आया था। अब इसी को आप देख लीजिए, कह रहा है कि भाई कौन सा वृक्क रोगी विश्व में हृदय रोगियों की संख्या का लगभग कितना % है, जिससे कंपेरिजन किया जाता है वो नीचे होता है। तो 1.2 × 100 नीचे आएगा 17.6।
ठीक है, नीचे आएगा 17.6। अब आप इसको कैंसिल आउट कर लो, इसको कैंसिल आउट कर लो तो 17.6 है, तो 4 चौका 16 होता है, फिर 4 चौका 16 होता है, तो 4 का 25 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो एक अंक पे दशमलव यहाँ पे है और यहाँ पर है, खत्म कर दो, तो ये बन गया 25 गुणे 12, अर्थात कितना बन जाएगा 25 दामा 250, 25 दूना 50, 300 और नीचे बन जाएगा 44। फिर से इसको कैंसिल आउट कर लो, कहाँ से कटेगा, 4 से 11 टाइम हो जाएगा, 4 से 28 होता है, 4 5 20 होता है, तो 11 का 75, ठीक है, 11 का 75, 75 में करो इसका भाग भाई, 11 का 6 टाइम ले जाओगे, 66 आएगा, 15 में 6 गए 9, 7 में 6 गए 1, ठीक है, यही होगा ना, 9 बचेगा केवल, हाँ 9 बचेगा केवल, 9 बचा, दशमलव ले गए, जीरो ले गए, ठीक है। अब क्या बनेगा, 11 अट्ठे 88, 6.8 किसी में है, 6.82, यही इसका राइट आंसर बन जाएगा। वैसे 6, अच्छा हाँ ठीक है, 6.82 इसका राइट आंसर बन जाएगा। फिर 11 अट्ठे 88 ले जाओगे, 2 आएगा, फिर ले आओगे 0, फिर 11 1 के 11 जाएगा, तो आगे बढ़ेंगे तो एक अंक बढ़ जाएगा, ठीक है, तो 6.2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। बी वाला विकल्प इसका राइट है, बी वाला विकल्प इसका राइट है। नेक्स्ट पे अगर चले क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो अफ्रीका में रोगियों की संख्या का एशिया और उत्तर अमेरिका को मिलाकर वहां के वृक्क रोगियों की संख्या के साथ अनुपात क्या है। अफ्रीका में रोगियों की संख्या, अफ्रीका कहाँ है भाई, अफ्रीका 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 यहाँ पे है, तो अफ्रीका में रोगियों की संख्या कितनी है, 25% है। कुल कितने रोगी हैं, 80 करोड़, कुल कितने हैं 80 करोड़, 80 करोड़ का 25% कितना होगा, 80 करोड़ का 10% तो 8 करोड़ था, ठीक है, 10% 8 करोड़ था, तो अब अगर 25% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा भाई, 8 दूना 16 हो गया ऐसे ही, 8 दूना 16 हो गया ऐसे ही, और 16 4 20 हो गया, अर्थात जो 25% अफ्रीका का निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 20 करोड़ हो जाएगा। अब ये 20 करोड़ हो गया, तब कह रहा है कि क्या एशिया और उत्तर अमेरिका को मिलाकर वहां के वृक्क रोगियों की संख्या, एशिया कहाँ है भाई, एशिया यहाँ पे 20% है, और क्या कह रहा है उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका को देखेंगे तो यहाँ पे 15% है, 20 10 30 अर्थात 35% बन गया, 35%। कुल किडनी रोगी कितने थे, कुल किडनी रोगी 24 करोड़ थे, कुल किडनी रोगी कितने थे, 24 करोड़ थे। अब 24 करोड़ का 35% आपको निकालना है, 24 करोड़ का 10% कितना होता है, 2.4 होता है 10%। अगर इसका 30% आप निकालने जाओगे तो कितना हो जाएगा, 30% निकालने जाओगे, वही ना 35% है ना, तो 3 का गुणा कर दोगे, 3 चौक 12, 3 दूना 6 7, तो 7.2 बन गया। लेकिन अभी ये 30% बना है, लेकिन आपको निकालना क्या है इसका, आपको निकालना है इसका 35%। अब 2.4 है ये 10%, अगर इसका आप 5% करेंगे तो 1.2 हो जाएगा, 1.2 इसी में जोड़ देंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, अर्थात कितना निकल के आ जाएगा 8.35%। कितना किसका किसका, अमेरिका का और एशिया का 35% का मान बन के आएगा 8.4 करोड़ के, ठीक है। अब कह रहा है कि वृक्क रोगियों की संख्या के बीच में अनुपात क्या होगा, भाई अनुपात क्या है, सीधा सीधा है, 20 नीचे है 8.4 नीचे है, तो अब 1 दशमलव हटाने के लिए आप चाहे 200 ऊपर कर दो और नीचे 84 कर दो। अब 4 से इसको 21 से कर लो, 4 से करोगे तो 21 टाइम जाएगा, और 4 से करोगे तो 50 चौका 2 से होता है ना 50 जाएगा, तो 50/21 इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप बेसिक पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे कि परसेंटेज में चीजों को कैसे ओरल में कन्वर्ट किया जाता है, तो कलम भी कम चलाने पड़ेंगे, आराम से आप उत्तर कर पाओगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं 5 सवाल आपको समझ आ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। अब छठा जो क्वेश्चन है वो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे पर्सनल एड्रेस है, सोशल ड्रामा है, नैरेटिव्स है और साइलेंस है, और इधर इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब आपको इसको पढ़ना है, इधर आपको मैच कराना है। अब देखिए नैरेटिव वर्ड आप सभी सुने होंगे, न्यूज वगैरह देखते होंगे तो आराम से बहुत जगह ये नैरेटिव शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि भाई उन्होंने चीजों को ऐसे नैरेट किया, उसी की बात होना शुरू हो गई। जैसे एक बार जब केजरीवाल जी जेल से बाहर आए तो उन्होंने तुरंत एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया, उन्होंने कहा कि भाई अब आप लोग प्रधानमंत्री को वोट नहीं कर रहे हो, अमित शाह को वोट कर रहे, क्यों करो, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है 75 साल पूरा कर रहे हैं। तो एक अलग ही नैरेटिव उन्होंने गढ़ दिया। तो नैरेटिव का मतलब क्या है कि एक अलग व्यू पॉइंट तैयार कर देना, ठीक है। तो आप व्यू पॉइंट से आप इसको फर्स्ट की तरफ ले जा सकते हो, सी का पहला, और सी का जैसे ही पहला होगा सारा विकल्प खत्म,
सारा विकल्प खत्म, अर्थात सी ही राइट विकल्प बन जाएगा। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन मतलब कि आपको एलिमिनेट करके ही सवालों को हल करना है। यहाँ पर सोशल ड्रामा की बात की गई है और यहाँ पे देखिए सोशियो कल्चर की बात की गई, सोशियो कल्चर रूल की बात की गई है, ठीक है। तो जो सेकंड है बी का, जो बी का है, बी का 4 पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आप पर्सनल एड्रेस पे जाओगे तो पर्सनल को खुद को आप कब एड्रेस कर पाओगे, जब आप दूसरे से इंटरेक्ट करोगे, ठीक है। इंटरेक्ट करोगे, अंतःक्रिया करोगे, और जब साइलेंस बच रहा है तो साइलेंस क्या है, कम्युनिटी के रूल्स, एप्रोप्रिएट कंडक्ट वगैरह हैं, ये साइलेंस की कैटेगरी में आएंगे। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो इसका तीसरा विकल्प राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कहा गया कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ द क्लासरूम टेक्नोलॉजी नीड्स क्लैरिटी विद द रिगार्ड। कह रहा है कि भाई किसके किसके लिए स्पष्टता की आवश्यकता होगी, स्पष्टता की आवश्यकता किसके किसके लिए होगी। अब इसका आपको सही जवाब देना है। अब बात किसकी आएगी, जब इंस्ट्रक्शनल मैसेज की बात आएगी, जैसे हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शनल मैसेज है निर्देशात्मक, जैसे आप लोग अभी डीआई सॉल्व किए, डीआई में जो इंस्ट्रक्शंस ऊपर दिए गए थे भैया, यहाँ पे मतलब हम 5-6 कॉन्टिनेंट के नाम दिए हैं, इधर पहले टेबल में इतने मतलब कि रोगियों का परसेंटेज हमने दिया। अगर ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया होता कि 800 करोड़ संख्या है उसमें 10% रोगी हैं, अगर ये सब नहीं दिया गया होता तो आप कैसे कर पाते, अर्थात उसको स्पष्ट करना जरूरी है। तो इंस्ट्रक्शंस को स्पष्ट करना भाई जरूरी है, पहली बात तो ये सही है, ठीक है। सेकंड कर रहा है कोर्स ऑब्जेक्टिव, भाई उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चों को आप क्या पढ़ा रहे हो, कौन सा सिलेबस पढ़ा रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको भी बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। तीसरी बात है टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी, अर्थात प्रौद्योगिकी क्षमताओं की बात हो रही है। जो आपके टीचर और स्टूडेंट हैं, जो नई टेक्नोलॉजी चल रही है, क्या उसके साथ खुद को रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, इसको भी स्पष्ट करना बहुत जरूरी है भाई। तो इस नेक्स्ट विकल्प है एक्सपीरियंस फेल्योर्स, भाई इस ये तो नहीं रिलेट करता है। इंस्टीट्यूशनल आइडियोलेंस, ये भी उस हिसाब से नहीं रिलेट करता है। अब आप देखेंगे तो ए बी सी इसका राइट विकल्प बन जाएगा। इंस्ट्रक्शनल मैसेज, कोर्स ऑब्जेक्टिव एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज को स्पष्ट करना आवश्यक है, ठीक है। तो इसका जो राइट विकल्प बनेगा वो फर्स्ट बन जाएगा। आप देखेंगे इंस्ट्रक्शनल मैसेज और कोर्स ऑब्जेक्टिव एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज को एक कक्षा में एक इंस्ट्रक्शन के दौरान भाई इसको स्पष्ट करना, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, अरेंज द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ रिसर्च डिसर्टेशन इन करेक्ट सीक्वेंस। डिसर्टेशन हम सभी ने किसमें किया है, एमएड में किया है, डिसर्टेशन हमने बनाया है भाई, उसी के कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, आपको उसको करेक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए पहला एक्नॉलेजमेंट है, दूसरा रिसर्च मेथड, तीसरा डिस्कशन और चौथा है लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। अब आप इसको सेट करना शुरू करो। पहले तो आप जब आप शुरू करते हो तो एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, ठीक है। पहले तो ए आ गया, एक्नॉलेजमेंट आ गया। अब दूसरे पे देखिए रिसर्च मेथड तो पहले आएगा नहीं, डी वाला आना चाहिए, लिटरेचर रिव्यू आएगा, ठीक है। पूरे स्टेप्स तो दिए नहीं गए हैं कि इंट्रोडक्शन आना है, ये आना है, वो आना है, शेड्यूल आना है, ठीक, ऐसा तो है नहीं, पूरे स्टेप तो है नहीं। तो यहाँ पे पहले ये आ गया, फिर डी आ गया। अच्छा, डी आने के बाद लिटरेचर रिव्यू हो गया तो भाई रिसर्च मेथड की बात होगी, तो बी वाला विकल्प आ जाएगा। फिर एक ही बच रहा है सी, डिस्कशन वाला, ठीक है। तो ये ए डी बी सी इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका फोर्थ ए डी बी सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। ओहो, क्लिक हो गया। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, प्राचीनतम से नवीनतम आपको बतलाना है कब यूनिवर्सिटी कब स्टेब्लिश्ड हुई थी। 20वीं शताब्दी में कुछ डाटा दिए गए हैं। देखिए ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड सवाल है, आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। वैसे हम आपको एक इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट प्रोवाइड किए, उसको अगर आप 2-4 बार पढ़ लेंगे तो जो 5 या 4 यूनिवर्सिटीज के नाम दिए जाएंगे उसमें से 1-2 तो फंस ही जाएंगे, हमको पूरा विश्वास है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपकी SNDT महिला विश्वविद्यालय है, ये पटना विश्वविद्यालय है, ये 1917 में आया था। जो SNDT महिला विश्वविद्यालय है ये 16 में आया था, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये 1920 में बना हुआ था। वैसे तो ये 1875 का ही है, ओरिएंटल कॉलेज के नाम से था, बाद में 1920 में इसको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, कई टाइम 1920 की जगह 1875 लिख के भी आ जाता है, इसके लिए दिक्कतें होती हैं क्योंकि 1875 में पहले ये ओरिएंटल कॉलेज था, बाद में ये 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। तो 1916 में आया, 1920 में ये आया, 1917 में ये आया था। अब इसी के आधार पे हम इसको फिट करने का प्रयास करते हैं। 1916 बाकी उस्मानिया और ये नागपुर विश्वविद्यालय तो ये तो बात के बने हैं, ठीक है। तो 1916
सी को आप पकड़ेंगे, अगर सी को पकड़ रहे हैं तो सारा तो वैसे ही कैंसल आउट हो गया, ठीक है। सी के बाद आ रहा है 1916 के बाद 17 आ रहा है, 17 के बाद बी आ रहा है अलीगढ़, नहीं अलीगढ़ नहीं है, CEA आ रहा था तो उस्मानिया आ रहा है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी मतलब 17 और 20 के बीच में 19-18 के आसपास होगी, हमको भी क्लियर याद नहीं है, ठीक है। तो CEABD इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो SNDT को देखेंगे तो 1916 में, पटना यूनिवर्सिटी 1917 में, उस्मानिया कितनी है 18 में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में है और नागपुर यूनिवर्सिटी 1923 में है। तो इसका तीसरा विकल्प राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो चीजों को आपको ऐसे ही एलिमिनेट करना होगा। कई टाइम यूनिवर्सिटीज वाले जब सवाल आएंगे आप वाकई में उस सारी यूनिवर्सिटीज के इस्टेब्लिशमेंट को याद नहीं रख पाएंगे, तो ऐसे ही एक तो याद रहेंगे तो उनको इल्यूमिनेट करके ही आपको करना होगा, ठीक है। ये मैं कुछ सूची आपको प्रोवाइड कर दिया हूं इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज की, अगर आप इसको याद रखेंगे तो अमूमन इसमें से चीजें आपको फंस जाएंगी, ठीक है, आ जाएंगी वहां पे। जैसे भाई 1818 में सेनेट कॉलेज आया, ठीक है, 1857, ये तो डेटा आपको भूलने वाला नहीं है, इन तीनों को तो वैसे सभी बच्चों को याद रखना चाहिए। 1920 में अलीगढ़ पंजाब विश्वविद्यालय आपका 1882 में आया था। फिर 1947 भारत जब आजाद हुआ तो भाई पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में चली गई, तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में फिर से स्थापित किया गया, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 87 में, बनारस आपका BHU जिसको बोलते हो 16 में, मैसूर 16 में, पटना 17 में, उस्मानिया 18 में, जामिया मिलिया 1920 में, ठीक है। लखनऊ विश्वविद्यालय 1920 में, 21 में विश्व भारती, जिसके एकमात्र कौन जो चांसलर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते हैं, विश्व भारती विश्वविद्यालय के ही हैं, ठीक है। तो ये कुछ डेटाज हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। पंजाब विश्वविद्यालय 1947 में आ गया था, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स द सैम्पलिंग अप्रोच इन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन वेयर बाय अ सैंपल्ड इंडिविजुअल ऑब्जर्व्ड विद द सेट ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो कह रहा है कि वो कौन सी टेक्निक्स है भाई, वो कौन सी अप्रोच है जिसमें से किसी भी इंडिविजुअल को ऑब्जर्व किया जाता है पर्टिकुलर एक निश्चित निर्धारित समयावधि में, ठीक है। तो निर्धारित समयावधि में किसी भी इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करने की जो टेक्निक होती है या तरीका जो होता है उसको हम फोकल सैंपलिंग बोलते हैं। फोकल सैंपलिंग बेसिकली नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, क्वालिटेटिव डेटा के लिए प्रयोग होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च में प्रयोग में आती है, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च में प्रयोग में आती है। बेसिकली किसी स्पेसिफिक अथवा इंडिविजुअल को क्या करता है, वो पर्टिकुलर उसको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करने के लिए एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम तक उसको ऑब्जर्व किया जाता है, जिससे उसके हम बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को समझ सकते हैं, ठीक है। जो फोकल सैंपलिंग होती है बेसिकली ऑब्जर्वेशन मेथड्स का हिस्सा होती है, जान लीजिए। बेसिकली बिहेवियर रिसर्च या इथोलॉजी में इसका हम प्रयोग करते हैं। बेसिकली भाई बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए, जानवरों के व्यवहार को समझने के लिए, मनोविज्ञान, व्यक्तित्व या सामाजिक व्यवहार की जांच के लिए हम फोकल सैंपलिंग करते हैं। इसमें एक निश्चित समय के लिए केंद्र में रखकर उसके हम सभी व्यवहारों को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, ठीक है। फोकल सैंपलिंग इंटेंशनली हम सेलेक्ट करते हैं अपनी नीड्स, अपने पर्पज, अपनी जरूरत के अनुसार पर्टिकुलर एक पीरियड ऑफ टाइम तक उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। ये रैंडम नहीं होती है, नॉन रैंडम होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च में मोस्ट ऑफ द टाइम प्रयोग होती है। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए इसको हम प्रयोग में ले आते हैं। इतनी बातें आप फोकल सैंपलिंग से ध्यान में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? तो पहला विकल्प होमोजेनियस, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एज सोर्स, इमीडिएट फीडबैक, यूज ऑफ मीडियम एंड रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, ठीक है। देखिए पहला ही विकल्प गलत दिया है। जो मास कम्युनिकेशन है बहुत ब्रॉड होती है, ठीक है। जो ब्रॉड है तो उसके ऑडियंस भी ब्रॉड होते हैं। जब ब्रॉड है तो वहां पे होमोजेनिटी रह ही नहीं सकती, वहां पे हेट्रोजेनिटी आ जाती है, मतलब कि सजातीयता से विषम जातीयता आ जाती है, ठीक है। ये तो खत्म हो गई बात। अब देखो बचा बी। हाँ भाई, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एज ए सोर्स होता है, जो मतलब कि संचार का सोर्स होता है वो प्रोफेशनल होता है। और दूसरा इमीडिएट फीडबैक होता है। भाई इमीडिएट फीडबैक की अवधारणा यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि मास कम्युनिकेशन में जैसे अब रैली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इतने सारे लोग हैं वहां पे इमीडिएट फीडबैक कहाँ हो पाता है। रेडियो आप लोग सुनते हो, मास कम्युनिकेशन का उदाहरण ही है वो, वहां पे इमीडिएट फीडबैक कहाँ हो पाता है, ठीक है। यूज ऑफ मीडियम, भाई माध्यम का तो उपयोग होता है। रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज, ये भी बात सही है, अर्थात बी सही है, डी सही है और ई सही है। बी डी ई इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। बी डी ई इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ये कुछ एक की फीचर्स हैं आपके मास कम्युनिकेशन के, जैसे इसकी वाइड रीच होती है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, मीडिएटेड कम्युनिकेशन होता है, मास ऑडियंस होती है, सोशल इन्फ्लुएंस होता है, प्रोफेशनल प्रोडक्शन होता है, ठीक है, रैपिड ट्रांसमिशन होता है,
कमर्शियल पर्पज से इसको प्रयोग किया जाता है, तो तमाम बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिकल इक्विवेलेंट से पूछा गया है। क्वेश्चन है नो कैट्स और नॉन फिलाइन, कह रहा है कि इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या है, कोई भी बिल्ली गैर विडाल नहीं है, इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट पूछा गया। आपको याद होगा हमने आपको कन्वर्स, ऑबवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिशन पढ़ाया था। लॉजिकल इक्विवेलेंट की वीडियो में आप जाके देखेंगे, कन्वर्स, ऑबवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिशन पढ़ाया था। तो ऑबवर्स की कंडीशन में हमने आपको बताया था कि ऑबवर्स की कंडीशन में आपके वर्जन चेंज होते हैं, प्लस प्रेडिकेट में हम नॉन लगा देते हैं, प्रेडिकेट में हम नॉन लगा देते हैं। तो ये जो कंडीशंस यहाँ पे दी गई है, नो कैट्स और नॉन फिलाइन, नो कैट्स और नॉन फिलाइन, ये ऑबवर्स की कंडीशन में पूछा है कि इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होगा। अगर लॉजिकल इक्विवेलेंट आप देखेंगे तो इसको एक तो पहले चारों विकल्प देख लीजिए भाई, इसका लॉजिकल ऑबवर्स का कॉन्ट्रापोजिशन भी बन सकता है, लेकिन कॉन्ट्रापोजिशन जब बनाएंगे तो उसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के में नॉन लगे रहेंगे, तो यहाँ पे किसी में, दोनों में तो नॉन लगे नहीं है। तो अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसको नो कैट्स और नॉन फिलाइन को अगर कन्वर्ट करेंगे तो पहला काम है कि आप वर्जन चेंज करिए। तो नो का जो वर्जन चेंज होगा तो वो बनेगा क्या, ऑल होगा, तो ये हो जाएगा ऑल कैट्स और अब नॉन हट जाएगा तो ये बच जाएगा फिलाइन, बन जाएगा क्या, फिलाइन, अर्थात ऑल कैट्स और फिलाइन इसका क्या हो जाएगा, लॉजिकल इक्विवेलेंट हो जाएगा। ऑल कैट्स और फिलाइन इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो तीसरा विकल्प इसका राइट आंसर है। ऑबवर्स हमने आपको बताया था, इसमें पहले बताया कि वर्जन चेंज करना है, आल का नो में, नो का आल में, सम का सम नॉट में या सम नॉट का सम में, ठीक है। दूसरे फेज में आपको करना है कि आपको प्रेडिकेट के आगे नॉन ऐड करना है, प्रेडिकेट के आगे नॉन ऐड कर लेना है। ऑबवर्स की केस में अगर आप जाएंगे तो चारों प्रकार के स्टेटमेंट को या चारों प्रकार के प्रीमाइसेस के आप लॉजिकल इक्विवेलेंट बना सकते हैं। तो अगर डिटेल में इसके बारे में जानना है तो आप लॉजिकल रीजनिंग की वीडियो में जाके आप लॉजिकल इक्विवेलेंट वाली वीडियो देख लीजिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को अगर आप देखेंगे, बुद्धिस्ट थॉट की बात की गई है। बुद्धिस्ट थॉट के अनुसार सेल्फ रिफ्लेक्सिबिलिटी इज बिल्ट इनटू द प्रोसेस, जो सेल्फ रिफ्लेक्सिबिलिटी होती है या हम कहें कि आत्म जो चिंतन होता है वो किस प्रक्रिया में सन्निहित होता है। तो ध्यान से रख लीजिएगा इस बात को, जो बौद्धिस्ट विचारधारा है, बौद्धिस्ट विचारधारा में जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है उसको भी वर्बल कम्युनिकेशन की ही कैटेगरी में रखा जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन को केवल शब्दों का आदान प्रदान की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है कि केवल विचारों का आदान प्रदान होता है, इसी में मेडिटेशन होता है, इसी में आत्मचिंतन होता है, इसी में सेल्फ रिफ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे माइंडफुलनेस, मेडिटेटिव प्रैक्टिसेज वगैरह सब इसी में इंक्लूड होती हैं। एथिकल कंडक्ट, मेंटल डिसिप्लिन वगैरह सभी वर्बल कम्युनिकेशन में ही शामिल होती हैं। वर्बल कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट द एक्सचेंजिंग वर्ड्स बट आल्सो इन्वॉल्व द अवेयरनेस ऑफ द इंटेंशन, मीनिंग एंड इम्पैक्ट, ठीक है। केवल वर्बल कम्युनिकेशन एक्सचेंजिंग ऑफ द मैसेज नहीं होता, एक्सचेंजिंग ऑफ द वर्ड्स नहीं होता है, बल्कि इसमें माइंडफुलनेस, मेडिटेटिव प्रैक्टिसेज, इंटेंशन, मीनिंग, इम्पैक्ट, एथिकल कंडक्ट वगैरह सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आप चलोगे तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए, कह रहा है भाई इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देना है, ठीक है। सबसे छोटा, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे बड़ा, माफ करिएगा, सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा आपको लगा देना है। ऐसे सवालों को आप लगाएंगे कैसे भाई, 14/17 दिया गया है तो आप 14 में किसका भाग करेंगे 17 का भाग करेंगे, तो भाग तो नहीं जाएगा, दशमलव ले आएंगे, जीरो ले जाएंगे, 17 8 136 होता है, ठीक है। तो ऐसे 10 में 6 के 4, 4 में 3 के 1, ठीक है, सॉरी, फिर अब आप जीरो ले आएंगे, फिर 17 दूना 34 ले जाएंगे। तो इस तरीके से इसका मान आप निकाल लेंगे, 8.82 ऐसे कुछ करके आएगा, फिर इसका निकाल लीजिएगा, इसका निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब इसको बड़े छोटे से बड़े के क्रम में आप अरेंज कर दीजिएगा। ये प्रकार का सवाल किसी का भी गलत नहीं होता है, तो मैं इसको सबको निकाल भी नहीं रहा हूं, सब आप लोग इसको आसानी से कर लेंगे। तो इसका जो राइट विकल्प है CADB इसका राइट विकल्प है, अर्थात बी वाला विकल्प इसका राइट है। निकालेंगे तो 0.823, 0.846, 777 पॉइंट और 0.842 मिलेगा। आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा के क्रम में अरेंज कर दीजिएगा, CABD राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लोअर नंबर टू हायर, ठीक है, मतलब लोअर से आपको हायर की तरफ चलना है। दिया क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई है, ठीक है। लोअर टू हायर अर्थात गोल तो कम होते हैं ना, नंबर ऑफ गोल्स क्या होते हैं, SDG में गोल कितने हैं, 17 गोल हैं। अगर आप टारगेट्स पे चलोगे तो टारगेट्स कितने हैं, और फिर टारगेट्स आ जाएंगे, फिर आपके क्या आ जाएंगे,
इंडिकेटर्स आ जाएंगे, टारगेट से आ जाएंगे इंडिकेटर्स। टारगेट जो होता है वो इंडिकेटर से कम ही है, तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो बी आएगा पहले, फिर आपका सी आएगा, फिर आपका डी आएगा, फिर आपका ए आएगा। तो बी सी डी ए इसका राइट विकल्प बन जाएगा, बी वाला विकल्प इसका राइट विकल्प बन जाएगा। तो नंबर ऑफ गोल कितने हैं? 17 है, नंबर ऑफ टारगेट 169 है और इंडिकेटर्स 248 हैं। ठीक है, तो बी सी डी ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगर एमडीजीज को देखेंगे तो 8 लक्ष्य होते हैं, 21 टारगेट होते हैं, 69 इंडिकेटर हैं एमडीजी में। ठीक है, अगर एसडीजी पे चलोगे तो इसके 17 गोल हैं, 169 टारगेट है और 248 इंडिकेटर्स होते हैं। तो आउट ऑफ 248 इंडिकेटर्स में देखेंगे जो 231 इंडिकेटर्स होते हैं वो यूनिक कैटेगरी इंडिकेटर्स की कैटेगरी में आते हैं, और आउट ऑफ 248 इंडिकेटर्स जो 92 इंडिकेटर्स होते हैं वो रिलेट करते हैं एनवायरमेंट से। ठीक है, कुछ और बातें जो एमडीजीज हैं वो विकासशील देशों पर निर्भर होती हैं, जो आपकी एसडीजीज हैं वो सभी देशों पर यूनिवर्सल रूप से लागू होती हैं। ठीक है, यहाँ पे सहभागिता देखेंगे एमडीजीज में तो केवल सरकारें इन्वॉल्व थी, यहाँ पे निजी क्षेत्र एनजीओ वगैरह सब शामिल होते हैं किसमें? एसडीजी में। और एक बात ध्यान में रखना है, एसडीजी की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं वो 5P फ्रेमवर्क पे आधारित होती हैं, मतलब पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषताएं हैं किसकी? एसडीजी की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेशनल कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंटेड फॉर स्वयं कोर्सेज। स्वयं कोर्सेज के लिए किसको राष्ट्रीय समन्वयक अपॉइंट किया गया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड बेंगलोर IIMB को ये तो नियुक्त किया गया है। ठीक है, NPTEL को भी नियुक्त किया गया है, NIOS भी नियुक्त किया गया है, बाइट नहीं है, पकड़ो इसको खत्म करो, CEC भी है। तो अर्थात एक विकल्प डी को हटा दो, जो विकल्प सही है वही सही है, ABCE इसका राइट आंसर बन जाएगा, ABCE इसका राइट बन जाएगा। स्वयं के बारे में डिटेल जानना है तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जाओ, स्वयं को हमने बहुत इंडेक्स से समझाया है। ठीक है, ABCE इसका राइट आंसर बन जाएगा। 2017 9 जुलाई को स्वयं कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। इसका जो उद्देश्य था भाई ई लर्निंग के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना। इसके 3 प्रमुख सिद्धांत थे जिसको हम एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी के नाम से जानते हैं, सवाल पूछ भी लिया जाता है। इसके 4 मुख्य क्वाड्रेंट्स हैं, पहले में वीडियो व्याख्यान, दूसरे में पठन सामग्री डाउनलोड अथवा प्रिंट कर सकते हो, परीक्षण सेल्फ असेसमेंट के लिए, और ऑनलाइन डिस्कस फोरम होता है जहां पे अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हो। तो स्वयं के 3 प्रमुख सिद्धांत है एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। इसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, वीडियो, पठन सामग्री, असेसमेंट करना और डिस्कशन का फॉर्म होता है। ठीक है, इसकी जो स्थापना थी 9 जुलाई 2017 को स्वयं भारत सरकार या आप कहें शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्री द्वारा इसको किया गया था। ठीक है, ये इसके 10 राष्ट्रीय समन्वयक है जिसको आप देख लीजिए, AICT, NPTEL, UGC, CEC, NCERT, NIOS, IGNOU, IIMB, NITT, RINI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो पहला विकल्प है, ट्रूथ एंड फॉल्सहुड आर एट्रीब्यूट्स ऑफ द इंडिविजुअल प्रोपोजिशन। जो प्रोपोजिशंस होती है उसमें ट्रू एंड फॉल्स प्रीमाइसेज होती है, ये बात तो सही है। ठीक है, या मतलब उसके गुण होते हैं, तो ये बात तो सही है। दूसरा है वैलिडिटी कैन बी नेवर अप्लाई एनी सिंगल प्रोपोर्शन बाय इटसेल्फ। वैधता कभी भी स्वयं से किसी एकल प्रज्ञप्ति के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती, ये भी बात सही है। अगर बहुत डिटेल इसके बारे में पढ़ना है तो लॉजिकल रीजनिंग की वीडियो आप जाके देखिए, वहां पे हमने वैलिडिटी को बहुत अच्छे से समझाया है उसमें। तीसरा जो विकल्प है इसमें दिया गया है, इन वैलिड आर्गुमेंट ऑल ऑफ इट्स प्रीमाइसेज हैव टू बी ट्रू। वैध युक्ति में इसके सभी आधार वाक्यों का सत्य होना आवश्यक है। देखिए भाई, ये बात गलत होती है क्योंकि जो वैलिड प्रीमाइसेज होती है, वैलिड प्रोपोजिशंस होती है, उसके सभी जो प्रीमाइसेज होती है ऐसा नहीं है कि सत्य होना उनका आवश्यक है, ये बात गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है, अ वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट कैन नॉट हैव ऑल ट्रू प्रीमाइसेज एंड फॉल्स कंक्लूजन। कह रहा है कि भाई जो वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट्स होती है उसकी जो प्रीमाइसेज होती है अगर वो ट्रू है तो इसका निष्कर्ष असत्य नहीं हो सकता है, ये बात भी सही है। अगर जो दोनों प्रीमाइसेज हैं अगर वो दोनों ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू ही होगा, गलत नहीं हो सकता है, ये बात सही है। अर्थात ए बी और डी, ए बी और डी इसका राइट विकल्प बनेगा। इसका जो तीसरा पहला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। टेस्ट में देखेंगे वो वही बात बतलाया गया भाई, जो प्रोपोजिशंस होती है उसकी जो प्रीमाइसेज होती हैं वो ट्रूथ अथवा फॉल्स हो सकती है। दूसरा कहा गया कि भाई जो वैलिड प्रोपोजिशन है वो आप सिंगली उसको एकल आप उसको मतलब की वैधता कभी भी स्वयं से किसी एकल प्रज्ञप्ति के लिए प्रयुक्त नहीं किया सकती है। और जो थर्ड है, वैलिड आर्गुमेंट डिडक्टिव आर्गुमेंट्स को लेके बोला गया है कि जो प्रीमाइसेज है वो अगर प्रीमाइसेज 1 आपकी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो जो कंक्लूजन है वो भी ट्रू ही होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे मैच द कॉलम के सवाल पूछे गए हैं। पूछा गया वाटर बोर्न डिजीज है, वाटर वाश डिजीज है, वाटर बेस्ड डिजीज है एंड वाटर रिलेटेड डिजीज है। ठीक है, तो अगर वाटर बोर्न डिजीज की तरफ जाएंगे तो वाटर बोर्न डिजीज की तरफ टाइफाइड आ जाएगा। ठीक है, वाटर जल जनित बीमारी होती है टाइफाइड। अगर बी की तरफ जाएंगे वाटर वेस्ट वाटर वाश डिजीज में, तो ये ट्राइकोमा की तरफ लेके जाएगा आपको। अगर वाटर बेस्ड डिजीज की तरफ जाएंगे तो ये आपको सिस्टोसोमाइसिस, और अगर आप वाटर रिलेटेड डिजीज की तरफ जाएंगे तो ये मलेरिया आ जाएगा। ठीक है, मलेरिया भाई जो पानी जहां पे रुका हुआ होता है वहां पे मलेरिया के जो मच्छर होते हैं वो पनपते हैं। ठीक है, इसीलिए वहां पे हम क्या डाल देते हैं, मिट्टी का तेल डाल देते हैं, जिससे जो पानी का घनत्व होता है कम हो जाता है, मच्छर उसमें डूब जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो सेकंड विकल्प है वो राइट आंसर के रूप में बन जाएगा। जैसे कुछ एक डिजीज के नाम और दे दिए हैं, मतलब कि वाटर डिजीज से संबंधित, जैसे हैजा हो गया, टाइफाइड होगी, हेपेटाइटिस हो गया, यहाँ से भी सवाल आपसे बनाए जा सकते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक कम समय तक अस्तित्ववान या अस्थिर वायुजल प्रदूषक है। ठीक है, इन्वायरमेंट से सवाल है ये, और पूछ रहा है कि अनस्टेबल एयर वाटर पोल्यूटेंट कौन सा है। तो अनस्टेबल होता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि वाष्पशील होता है, मतलब कि कुछ ही समय इन्वायरमेंट में मतलब कि रहता है, उसके बाद वो वाष्प बनकर उड़ जाता है, इन्वायरमेंट में विलीन हो जाता है। ठीक है, कौन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये भी कार्बनिक रसायन होते हैं जो आसानी से वाष्पित हो जाते हैं, वायुमंडल में गैस के रूप में मिल जाते हैं। इससे भी भाई पोल्यूशन होता है, जैसे बेंजीन, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड, टोलुइन, एथिल एसीटेट एंड क्लोरोफ्लोरोफॉर्म है। ये सब आपके वाष्पशील कार्बनिक यौगिक अर्थात वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम पेट्रोल जब फिल कर जाते हैं बाइक में, तो देखिए पेट्रोल जैसे ही डाला जाता है तो एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो क्या है, वो वाष्प बन रहा है ना। जो फर्नीचर होता है, जो हम पेंट करते हैं, देखिए पेंट की अजीब सी स्मेल आती है, नेल पॉलिश करते हो उसकी अजीब सी स्मेल आती है, तो वो क्या है, वो वाष्प बन के उड़ने लगता है। इसलिए कहता है भाई पेट्रोल को खुला मत छोड़ो, नहीं तो उड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑन है क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या कहा गया है भाई, ये वर्ड्स दिए गए हैं और इसके कोड से आपको मैच कराना है कौन किसका कोड है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जो कोड दिए गए हैं भाई, ये इसका जो तीसरा विकल्प है राइट आंसर है, और कोड के रूप में देखेंगे तो इसी का योग किया गया, BOLT का योग किया गया बी के अल्फाबेटिक नंबर से, इसके अल्फाबेटिक नंबर, इसके अल्फाबेटिक, इसके अल्फाबेटिक। जैसे बी का 2 होता है, ओ का 15, एल का 12 और टी का 20, इसी सबको जोड़ दिया गया है। 20 10 30 2 32 होता है, और 32 2 34 होता है, 34 10 44 होता है, 44 5 49, वही 49 यहाँ पे लिखा गया है। तो इसको आप यहां से जोड़ लोगे। उम्मीद है आप सभी इसको आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कल्चर विच इज नॉट टच्ड बाय द कम्युनिकेशन ऑफ अल्फाबेटिक राइटिंग इज नोन एज द कल्चर ऑफ। ठीक है, तो वो कौन सा कल्चर होता है जो कि कम्युनिकेशन में अल्फाबेटिक राइटिंग वो इग्नोर करता है या उसको स्पर्श रहित होता है, ऐसे जान लीजिए। ये होता है प्राइमरी ओरलिटी। ठीक है, प्राइमरी जो ओरलिटी होता है, इसमें जो कम्युनिकेशन का तरीका होता है, इसमें रिटन कम्युनिकेशन होता ही नहीं है। जो चीजें होती है सारी की सारी चीजें मौखिक होती है। मौखिक में आप कह सकते हो कि भाई स्पोकन सॉन्ग्स, स्टोरीज या मेमोरीज के रूप में होती हैं। यहाँ पे अल्फाबेटिक राइटिंग या एनी फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन को इग्नोर किया जाता है, ऐसे जान लीजिए। इस प्रकार की जो अवधारणा है वाल्टर जे ओंग द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जहां पर मौखिकता के माध्यम से ही इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द साइकिल, मतलब कि कह रहा है कि सेल्फ रिफ्लेक्टिव जो साइकिल होती है उसका सही क्रम आपको बतलाना है। सेल्फ रिफ्लेक्टिव साइकिल की, आत्मनियंत्रित अधिगम की। भाई सेल्फ रिफ्लेक्टिव साइकिल की जब बात होगी तो वहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, टास्क को एनालाइज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, टास्क को एनालाइज करेंगे, उसके बाद अपना गोल सेट करेंगे। जब गोल हमारा सेट हो जाएगा तो हम डिवीजिंग करेंगे, प्लान्स का योजना बनाएंगे, फिर उस योजना को इनेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको हम रेगुलेट करेंगे। अर्थात पहला तो ये हो गया, फिर दूसरा हो गया ईसी वाला विकल्प राइट आंसर होगा। ये सब ऐसे ही कट गए। ठीक है, तो सेकंड विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। एनालाइजिंग द टास्क, सेटिंग गोल, डिवीजिंग प्लान्स, इनेक्टिंग एंड रेगुलेटिंग लर्निंग। ठीक है, यही है एनालाइजिंग टास्क, सेटिंग गोल, डिवीजिंग प्लान, इनेक्टिंग प्रैक्टिस एंड रेगुलेटिंग लर्निंग। फिर ये साइकिल है, फिर ऐसे मूव ऑन करती रहेगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी, सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर, एसटेक की बात की गई है। ठीक है, एसटेक की सोलर थर्मल एनर्जी, ना कि सोलर एनर्जी की बात की गई, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सोलर थर्मल एनर्जी की बात की गई है। तो कह रहा है कि बेसिक यूनिट ऑफ एसटेक इज सोलर सेल। ना बाबा ना, जो सोलर
पैनल है, ठीक है, सोलर पैनल है, उसकी जो बेसिक यूनिट होती है आप उसको सोलर सेल के रूप में ले सकते हो, ठीक है, स्टोरेज की जो यूनिट होती है। लेकिन जो सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर्स होता है उसकी बेसिक यूनिट सोलर सेल नहीं होती है, इसको आप कट आउट कर दीजिए। इन्वायरमेंट की यूनिट में जाओगे, हमने सोलर पैनल, सोलर से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बहुत कम समय में समझाए हैं, ठीक है। यस्टिक इज मेड द फ्लैट पैनल और कंसंट्रेट। यस्टिक दो टाइप का होता है, फ्लैट प्लेट होता है और कंसंट्रेटिंग टाइप का होता है, ठीक है। जो सेकंड है, टेम्परेचर इज यस्टिक में भी राइज ओवर द 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, हाँ ये बात सही है, ये 1000 सेंटीग्रेड से भी ऊपर राइज कर सकता है। यस्टिक कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बात सही है। और नेक्स्ट है पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर। पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर कह रहा है कि 2000 सेंटीग्रेड से ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। तो एक को तो काट दो, बाकी सभी सही हैं। बी सी डी ई इसका राइट आंसर बन जाएगा, बी सी डी ई इसका राइट आंसर बन जाएगा। जो सोलर थर्मल एनर्जी होते हैं वो करता है, कन्वर्ट करता है किसको, सनलाइट को थर्मल एनर्जी अर्थात हीट में कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली हम वाटर को हीट करने के लिए, ठीक है, अपने घर को, कमरे को हीट करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। ये देखिए सोलर थर्मल कलेक्टर्स हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स और कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स। जो कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स हैं ये हैं, और जो नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स हैं ये हैं फ्लैट प्लेट, इवेक्यूएटेड, एस्फॉल्ट, पिच्ड, कंसंट्रेट, और ये पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर, पर्सनल, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। जो पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर होते हैं 2000 सेंटीग्रेड तक तापमान उत्पन्न कर सकते हैं, और जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स होते हैं अप टू 200 सेंटीग्रेड तक तापमान को कर सकते हैं, ठीक है। जो यस्टिक होती है उसकी जो बेसिक यूनिट सोलर सेल नहीं होती है। नेक्स्ट ऑन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA इज द अलायंस ऑफ कंट्रीज मोस्ट ऑफ विच लाई पार्शियली और कंप्लीटली। कह रहा है कि भाई जो सौर संधि हुई थी देशों के बीच में वो आंशिक रूप से अथवा पूर्णतया कहाँ स्थित है। देखिए ये ग्लोब है, ग्लोब पे 0 डिग्री आप सभी जानते होंगे, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री नॉर्थ में। ये जो रेखा है इसको हम कर्क रेखा और मकर रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो इस एरिया में जो देश आते हैं अधिकतम वही देश ISA में शामिल हुए हैं, अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो देश हैं वही लोग इसमें शामिल हुए। तीसरा विकल्प इसका सही होगा, ठीक है। तो अब ये जो है, ठीक है, ये जो एरिया है इसी एरिया में लोग शामिल हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द सिस्टमैटिक एलिमिनेशन ऑफ एक्सटर्नस वेरिएबल अदर देन दोज हु आर इंटरेस्टेड इन कैन बी अचीव्ड इन। कह रहा है कि भाई आपकी रुचि वाले चरों से इतर बाह्य चरों का सुव्यवस्थित निरसन का मतलब क्या है भाई, इलिमिनेशन करना। क्या करना, इलिमिनेशन करना। भाई हम वेरिएबल्स को इलिमिनेशन कहाँ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो एक्सपेरिमेंटल क्वालिटेटिव में तो वैसे भी रिफ्लेक्सिबिलिटी होती है, कोरिलेशनल रिसर्च में से ज्यादा कहीं एक्सपेरिमेंटल में हम करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल की बात ही नहीं हो सकती। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही हम क्या करते हैं, ये प्रयास करते हैं आईवी का इफेक्ट डीवी पर ही देखने को मिले, ठीक है, अर्थात डीवी पे कोई और इफेक्ट ना दिखे, केवल और केवल जो इफेक्ट दिखे वो आईवी का ही इफेक्ट दिखे। आईवी में हम मैनिपुलेशन करते हैं और डीवी पर हम उसका प्रभाव देखते हैं, अर्थात काज ये होता है और इफेक्ट ये होता है, ठीक है। बहुत बार ये सारी बातें हमने आपको बतलाई हैं। नेक्स्ट ऑन, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोनोटेशन। कोनोटेशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। देखिए हमने इसको कोनोटेशन एंड कोनोटेशन को आपको और डिनोटेशन को दोनों को बतलाया है। कोनोटेशन जो इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला होता है वो ब्रॉड टू नैरो चलता है। पूरे कॉन्सेप्ट को हमने स्पष्ट किया है, आप वीडियो में जाके देखिएगा। ब्रॉड टू नैरो में, ठीक है, ब्रॉड टू नैरो में चलता है। तो सबसे इसमें ब्रॉड क्या होगा, देखिए पशु ही है ज्यादातर, ठीक है। तो सबसे ब्रॉड इसमें क्या है, पशु है, मतलब कि पहले एनिमल आएगा अर्थात बी आएगा, ठीक है। एनिमल में अब हमने ले लिया डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है, बी के बाद ए डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में भी अब आया, ऐसा है कि वो भार ढोने वाला है, अर्थात डी को हमने ले लिया। अब डी ले लिया, भार ढोने वालों के बाद क्या आ जाएगा, आपका हॉर्स आ जाएगा। तो BADC इसका राइट विकल्प बन जाएगा। ब्रॉड टू नैरो इंक्रीजिंग कोनोटेशन में होता है, तो BADC इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इफ LM रिप्रेजेंट नंबर L इन बेस M नंबर सिस्टम, अर्थात ये कह रहा है कि भाई ये सारे नंबर सिस्टम से इनको आपको आरोही क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट करना है। देखिए ऐसे सवाल को आप तभी कर पाओगे जब आपको कन्वर्ट करना आता रहेगा, आपको डेसिमल नंबर में इसको कन्वर्जन करना है। तो जैसे 8B लिखा है, 8B का मतलब क्या है, 8 है और B का मतलब 11 है, ठीक है। अब इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करने जाओगे 16 की पावर 0 और 16 की पावर 1 में कन्वर्ट करोगे, 16 की पावर 0 का मतलब होता है 1, अर्थात
एक में 11 में एक का गुणा होगा तो 11 हो जाएगा, और 16 अट्ठे 128 होता है। 128 प्लस हम 11 जोड़ेंगे तो 139 बन जाएगा इसका मान। इसी प्रकार से आपको सबका निकालना पड़ेगा। ये 260 दिया है, 260 का मतलब क्या है, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, ठीक है। तो 7 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 को मल्टीप्लाई होगा 0 में तो 0 ही रह जाएगा, 7 इक्के और 7 छंग 42, ठीक है। यहाँ पे 42 आएगा, 7 सत्ते 49, दूना क्या होता है 98, ठीक है। तो 98 प्लस 42 को जोड़ देंगे, जो संख्या आएगी उसी प्रकार 212 को हम जोड़ देंगे, तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, तो यहाँ पे 8 एक के 8 होता, 8 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो 1 का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 अट्ठाईस 64, दूना 128 आ जाएगा। तो 128 प्लस 8 136, और ये हो जाएगा 138, ठीक है। अब इसको भी इसी तरीके से अगर आप करेंगे तो 100 है, डबल 1 है, 001 है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे करके आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो नंबर्स मिले, देखिए यहाँ पे 139 मिल रहा है, 138, 140 और यहाँ पे 141 मिलेगा। अब इसको भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको कर दीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब सबसे छोटा सबसे पहले रख दीजिए, सबसे छोटा सबसे पहले रखने का मतलब है कि सब बी वाला आएगा, भाई 138 आया था तो 138 आ जाएगा, 138 आ जाएगा, फिर उसके बाद 139 आ जाएगा, फिर उसके बाद 140 आ जाएगा, फिर उसके बाद 141 आ जाएगा। तो इस प्रकार से, और नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से समझना है। हमने 2 वीडियो नंबर सिस्टम की दी है, लॉजिकल रीजनिंग उसमें आईसीटी की यूनिट में, दोनों को अगर आप देख लेंगे तो इस प्रकार के सवाल आपके लिए हवा हवाई हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑन है, आई बिलीव आई विल डू वेल इन दिस क्लास, राम डिक्लेयर टू दिस ब्रदर, ठीक है। आई रिसीव द परफेक्ट स्कोर ऑन द वर्बल पार्ट ऑफ द सेट and I have always excelled in my literature classroom. राम is demonstrating which of the following. राम भाई कह रहा है कि मेरा विश्वास है कि मैं इस कक्षा में अच्छा करूंगा। राम ने अपने भाई को बताया कि एसएटी के वाचिक शब्द बाग में मैंने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं, तो मैंने सदैव अपने साहित्य विषय की कक्षाओं में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है। तो राम ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, राम अपने विश्वास को प्रदर्शित कर रहा है, राम अपने सेल्फ एफिकेसी को प्रदर्शित कर रहा है, वो भी हाईएस्ट सेल्फ एफिकेसी को, ठीक है। तो तीसरा विकल्प इसका राइट विकल्प बन जाएगा। हाई सेल्फ एफिकेसी को वो प्रस्तुत कर रहा है, अपनी एबिलिटी को, अपनी सक्सीड को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको दिखला रहा है, उसको खुद पे विश्वास है कि मैं कर सकता हूं ऐसा, वो अपनी स्किल्स अपनी कॉम्पिटेंसीज को शो अप कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑन है, ये मैच द कॉलम के सवाल है, आईसीटी की यूनिट से बहुत बार कराए हैं मैंने ऐसे सवाल। एसएमटीपी का मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये क्या करता है, मेल को सेंड करता है। तो सी का तो पहला हो गया, सी का पहला होते ही कहानी सबकी हो गई खत्म। अब यही विकल्प इसका राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपको इल्यूमिनेट करने हैं सवालों को, ठीक है। पहला हो गया एफटीपी का मतलब होता है ये फाइल को ट्रांसफर करता है, तो ये इसी में आ जाएगा। एसएसएल का मतलब होता है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है। सिक्योर्ड सॉकेट लेयर ये टीसीपी सॉरी इनक्रिप्ट डेटा की बात है, भाई सिक्योर्ड कर रहा है तो ये इनक्रिप्ट करे, इनक्रिप्ट भी सिक्योरिटी से ही जुड़ा टर्म है। तो बी का तो दूसरा हो गया, बच रहा है एचटीटीपी। एचटीटीपी को ले आओ टीसीपी आईपी के पास, जो टीसीपी आईपी के पैकेट्स होते हैं एचटीटीपी उसको ट्रांसफर करता है वेब सर्वर के पास में। जैसे आप लोग वेबसाइट का नाम लिखते हो तो शुरुआत में HTTPS लिख के आ जाता है /, ठीक है। तो क्या है वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो आपकी रिक्वेस्ट को कहां ले जा रहा है, वेब सर्वर पर भेज रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो डी वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मेजर द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इनरोल्ड इन द हायर एजुकेशन एज परसेंटेज ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन एज्ड बिटवीन। कह रहा है कि भाई सकल पंजीकरण अनुपात GER के लिए भाई हम हायर एजुकेशन के लिए हम किन बच्चों को देखते हैं, या हायर एजुकेशन में सकल नामांकन बढ़ाने के रूप में हम किस एज ग्रुप के बच्चों को देखते हैं। तो भारत में ये जो एज ग्रुप है वो 18 से 23 का है। 18 से 23 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको हम हायर एजुकेशन में GER के रूप में देखते हैं। ये बच्चे हायर एजुकेशन में इनरोल कराएं खुद को, ठीक है। तो ये जो एज ग्रुप होता है 18 से 23 एज ग्रुप का, ये एलिजिबल होता है किसके, इसी को हम देखते हैं हायर एजुकेशन के पॉपुलेशन के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट ऑन है, ये कॉलेज दिया गया है, यहाँ पे लिस्ट 2 में फाउंडर दिए गए हैं। देखिए ये भी बिल्कुल फैक्ट बेस्ड सवाल है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो टाटा बाय बाय, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूना कॉलेज फॉर हिंदू लर्निंग, हिंदू कॉलेज ऑफ कोलकाता प्रेसिडेंसी, बिशप कॉलेज ऑफ शिवपुर और स्कॉटिश मिशनरी कॉलेज कोलकाता, ठीक है। स्कॉटिश मिशनरी कॉलेज कोलकाता। अगर हिंदू कॉलेज की अगर आप बात करेंगे तो हिंदू कॉलेज आपका है जो वो
राजा राम मोहन राय है और इसी से ये सवाल हैंडल हो जाएगा। ठीक है, बी का तीसरा और किसी में है नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो अब इसका ये राइट विकल्प बन जाएगा। हालांकि इसको देख लीजिए, जो पूना कॉलेज ऑफ हिंदू लर्निंग है वो आपका है ए का सेकंड एल्फिस्टीन की तरफ जाएगा। जो आपका स्कॉटिश मिशनरी कॉलेज कोलकाता का है वो अलेक्जेंडर की तरफ जाएगा, अलेक्जेंडर डफ। और जो आपका बिशप कॉलेज है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के चर्च की तरफ जाएगा। तो ये फैक्ट बेस्ड सवाल है भाई, आते हैं तो अच्छी बात, नहीं आते हैं तो जानते ही हो क्या होने वाला है। ये स्वयं है, स्वयं से संबंधित हमसे सवाल पूछा गया, आगे भी ऐसे ही क्या भाई? नहीं, ठीक है, बस इसी में था। ये स्वयं है, स्वयं के 4 क्वाड्रेंट्स की बात की गई है, स्वयं के 4 क्वाड्रेंट्स की बात की गई है। 4 क्वाड्रेंट्स हैं इसके, कौन कौन से भाई? वीडियो व्याख्यान थोड़ी देर पहले बताया भी था। पठन सामग्री है, ये सेल्फ असेसमेंट के लिए क्विज है और ऑनलाइन चर्चा मंच है, अर्थात फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है। इसको काट देंगे तो राइट विकल्प ए बी सी डी इसका राइट विकल्प बन जाएगा, ए बी सी डी। स्वयं के 4 क्वाड्रेंट्स है, वीडियो व्याख्यान, पठन सामग्री, सेल्फ असेसमेंट के लिए ऑनलाइन डिस्कशन फोरम मंच, ए बी सी डी इसका राइट विकल्प है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है थ्रेड्स ऑफ इंटरनल वैलिडिटी से। आप अगर रिसर्च की वीडियो में जाओगे, हमने थ्रेड्स इंटरनल वैलिडिटी के बहुत अच्छे से समझाए हैं। देखिए यहीं से पकड़ लीजिए, एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब है कि जब कोई प्रतिभागी, आपका पार्टिसिपेंट्स आपके रिसर्च स्टडी को छोड़ के भाग जाता है। तो बी का चौथा है, बी का चौथा जैसे आपने लगाया, सारे का खेला खत्म। ठीक है, तो राइट विकल्प कौन हो गया? बी का चौथा। यहीं से भाग सकते हो आप एग्जामिनेशन में, ऐसे इलिमिनेट करना चीजों को। ठीक है, और मैचुरेशन का मतलब क्या है? जब आपका पार्टिसिपेंट भाई काफी समय बीत जाता है आपके स्टडी के, तो वो नई नई स्किल्स सीख लेता है, उसका नया तजुर्बा बढ़ जाता है, तो ऐसे में अब आपकी स्टडी को वो प्रभावित करने लगता है। तो ए का हो जाएगा आपका तीसरा आ जाएगा, और सी का जाएगा तो सी का हिस्ट्री थ्रीट का मतलब है, सी का दूसरा। भाई जब कोई बाहरी कारक आपकी स्टडी को प्रभावित कर रहा है, और टेस्टिंग थ्रीट का मतलब है कि जब फर्स्ट टाइम आपने टेस्ट लिया था और जब सेकंड टाइम लिया, दोनों में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है ये भाई मैथ से पूछा गया है। 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 100 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, एक सुरंग को 10 सेकंड में पार करती है, तो सुरंग की लंबाई पार पूछी गई है आपसे। ठीक है, ट्रेन जब पार करती है किसी सुरंग को, तो ट्रेन की अपनी तो लंबाई ही होती ही है, सुरंग की भी अपनी लंबाई होती है। मान लीजिए कि ये क्या है? ट्रेन है, तो और ये सुरंग है, तो इसको पार करने का मतलब क्या निकलता है? ये होता है जब पूरी तरीके से ट्रेन सुरंग को पार करती है, जब पार कर जाती है तो ट्रेन अपनी भी लंबाई को पार करती है, पर प्लस सुरंग की लंबाई को भी पार करती है। ठीक है, तो अर्थात ट्रेन की लंबाई क्या है? 500 है, सुरंग की लंबाई x मान लो, x प्लस 500 बराबर क्या है? x प्लस 500 बराबर आप देखोगे तो 100 मीटर पर सेकंड की गति से ये भाग रही है कितने में? 10 सेकंड में। ठीक है, 10 सेकंड में, तो x प्लस 500 बराबर क्या बन जाएगा? 100 का गुणा किस में हो जाएगा? 10 में, तो ये बन जाएगा 1000। तो x का मान निकालोगे तो 1000 माइनस क्या बन जाएगा? 500, अर्थात x बराबर क्या आ जाएगा? 500। ठीक है, तो जो आपके सुरंग की लंबाई है वो 500 मीटर बन जाएगी। तो भाई थोड़े से इस तरह के सवालों को हल करने के लिए, जो है तो बहुत सरल, जो बच्चे जानते हैं मोस्ट ऑफ द इसको करते हैं, जो नहीं जानते उनको थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन हैज फॉर्म बाय द मर्जिंग 3 कंसोर्टिया इनिशिएटिव्स। मतलब 3 ये कंसोर्टिया इनिशिएटिव्स को मर्ज करके क्या बनाया गया? किसको किसको मर्ज किया गया भाई? इन्फोनेट को, एनएलएसआईटी को और इनसेट को। ठीक है, इन तीनों को मर्ज करके ई शोध सिंधु बनाया गया था। इन तीनों कंसोर्टिया को मर्ज करके ई शोध सिंधु बनाया गया था। और जो ई शोध सिंधु है, यूजीसी नेट, एनलिस्ट एंड इनसेट को मर्ज किया गया, ई शोध सिंधु बनाया गया। ये एक प्रकार का आप क्या कह सकते हो कि स्टोरेज होता है, एक प्रकार का प्लेटफॉर्म होता है जहां पे ई रिसोर्सेज, जर्नल, डेटाबेस, ई बुक्स वगैरह उपलब्ध होती है। ये भाई एक्सेसिंग भी प्रदान करता है, आप वहां से ई शोध सिंधु से इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर डिवाइसेज आर आउटपुट डिवाइस ओनली। आउटपुट डिवाइस ओनली कौन सी हैं? आउटपुट, इनपुट, 2 प्रकार की डिवाइसेज हैं, बहुत अच्छे से समझाया है भाई। देखो सीआरटी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो बी एंड डी इसका राइट विकल्प बन जाएगा। नेक्स्ट ऑन अ सम ऑफ 50 इज डिवाइडिंग एमंग एबीसी। 50 रुपए भाई एबीसी में बांटना है। कह रहा है कि ए गेट्स 5 लेस देन बी, ए 5 से बी से 5 रुपए कम पाता है, बी गेट्स 10 लेस देन बी। ठीक है, जो बी है वो सी से 10 रुपए कम पाता है। तो कह रहा है तीनों का रेशियो क्या होगा? तो ये 50 रुपए है और 3 मिला है, ए बी सी है। अब बांट दो भाई, ए बी से 5 रुपए कम पाता है, मान लो ए 10 रुपए पाता है, बी 15 रुपया पाएगा, और बी सी से 10 रुपए कम पाता है, बी
तो ये कितना पाया होगा, 25 पाया होगा, तो 25 15 कितना होगा, 25 15 40 10 50 सेट हो गया। 10 15 25 का अनुपात होगा, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 2 3 5 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द स्केल्स ऑफ मेजरमेंट विच वुड अलाउ रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, कह रहा है कि भाई श्रेणीकरण किया जा सके वो कौन सी मापनियां हैं। हमने आपको 4 प्रकार की मापनी बताई थी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। सबसे अच्छी रेशियो, उसके बाद इंटरवल, उसके बाद ऑर्डिनल और सबसे लास्ट में आपकी नॉमिनल है। ये जो दोनों है क्वालिटेटिव पर्पज से यूज होती हैं, ये दोनों है जो क्वांटिटेटिव पर्पज से यूज होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो जो नॉमिनल है वो केवल कैटेगरी का निर्धारण करती है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की रैंक नहीं होती है। यहाँ पे रैंक की ही बात की गई है, अर्थात ए को हटा दो, बाकी बी सी डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ऑर्डिनल में क्या है, कैटेगरी प्लस रैंक दोनों होती है। इंटरवल में कैटेगरी रैंक प्लस समान अंतराल होता है, आप जानते हैं फिक्स इंटरवल होता है। रेशियो में जाएंगे तो आपकी कैटेगरी होती है, रैंक होती है, फिक्स इंटरवल भी होता है और ट्रू 0 पॉइंट इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो बी सी डी इसका राइट विकल्प बन जाएगा। नेक्स्ट है अराउंड 1945 हु डेवलप द आइडिया ऑफ द स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर दैट वाज होल्ड प्रोग्राम इन डेटा इन मेमोरी व्हेन डेटा वुड मूव बिटवीन मेमोरी एंड प्रोसेसर्स। ठीक है, कह रहा है भाई जब कंप्यूटर यूज हो रहा है, ठीक है, कंप्यूटर यूज हो रहा है तो ऐसे समय में उसी मेमोरी में डेटा भी स्टोर्ड हो और उसी मेमोरी में आपके प्रोग्राम भी स्टोर्ड हो। इस प्रकार की विचारधारा 1945 के आसपास किसने दी थी, तो जॉन वॉन न्यूमैन ने दी थी। ठीक है, जैसे आप लोग आज रैम देखते हो, कंप्यूटर में रैम लगी होती है। जब आप अपने कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो जो आपका ओएस लोड होता है इसी पे लोड होता है। जो कुछ भी आप डेटा ओपन करते हो, लोड करते हो, लिखते हो, वो भी रैम पर ही लोड होता है। जब इसको हम सेव करते हैं तब जाके आपकी जो एचडीडी या एसटीडी लगी होती है, जो भी लगी होती है स्टोरेज डिवाइस के रूप में, फिर मूव ऑन होता है। ठीक है, तो जो ओपन होता है, लोड होता है डाटा, वो एक ही मेमोरी में लोड होता है, रैम पर लोड होता है। तो इस प्रकार की जो अवधारणा है किसने दी थी, वो जॉन न्यूमैन ने दी थी। ठीक है, 1945 में इन्होंने बताया भाई प्रोग्राम और डाटा को हम एक ही मेमोरी में संग्रहित करना चाहिए, जिससे स्पीड भी बढ़ गई उसकी और ठीक है और एक्सेसिंग टाइम भी बहुत कम हो गया। तो ये उसका फिगर है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है विच फैलेसी इज कमिटेड टू फॉलोइंग स्टेटमेंट। कर रहा है तरुण कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ मर्डर सिंस देयर इज नो वे तरुण कुड किल समवन। कह रहा है तरुण हत्या का दोषी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तरुण किसी को मार सके। ठीक है, ये कौन सी फैलेसी है, देखिए ये बिगनिंग द क्वेश्चन फैलेसी है। बिगनिंग द क्वेश्चन फैलेसी में कंक्लूजन ही प्रीमाइस में दे दिया जाता है, मतलब कि हम कंक्लूजन पर जाने से पहले ही हम प्रीमाइस में ही क्लियर हो जाता है कि कंक्लूजन इसी में उपलब्ध है। आप इसे देखिए प्रीमाइस में ही कह दिया गया कि तरुण हत्या का दोषी नहीं हो सकता है, मतलब जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन ही प्रीमाइस में जब इंक्लूड कर दिया जाता है, इस तरह की जो फैलेसी होती है बिगनिंग द क्वेश्चन फैलेसी कहलाती है। इसमें जो निष्कर्ष होता है, निष्कर्ष को प्रस्तावना या प्रीमाइस में ही मान लिया जाता है। ठीक है, ऐसे इस उदाहरण में देखेंगे कह दिया गया कि जो तरुण है वो हत्या का दोषी नहीं हो सकता है क्योंकि तरुण ने किसी की हत्या कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बगैर कोई प्रॉपर एविडेंस दिए, ठीक है, प्रॉपर एविडेंस दिए पहले ही प्रीमाइस में ही इस बात का निर्धारण कर दिया कि कंक्लूजन क्या है। तो ये जो फैलेसी होती है बिगनिंग ऑफ द क्वेश्चन होती है। क्वेश्चन नंबर 41 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कंप्यूटर मेमोरीज इज करेक्ट। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी के रूप में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जो पहला है एचडीडी में भी एक्सपीरियंस हेड क्रैश। बिल्कुल भाई, जो एचडीडी है उसका रीड एंड राइट हेड उसमें लगा होता है और वो रेड क्रैश हो सकता है। ठीक है, और जब ये क्रैश होता है आपका जो हार्ड डिस्क में डाटा होता है वो इरेज हो जाता है बच्चा। ठीक है, पहली बात तो ये सही है। दूसरा कह रहा है एसएसडी आर आल्सो नोन एज वोलेटाइल मेमोरी। नहीं, जो एसएसडी होती है वो नॉन वोलेटाइल की कैटेगरी में अगर आप रख सकते हो। ठीक है, ये एचडीडी डू नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट। एचडीडी में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, गलत बात है भाई। इसमें रीड एंड राइट हेड लगे होते हैं जो कि मूव करते हैं। इसमें सर्कुलर ऐसे प्लेटें होती हैं, एक ऐसे हेड लगा होता है, ये प्लेट ऐसे मूव करती है तो ये जो हेड होता है उसको डिटेक्ट करता है। कंप्यूटर्स यूजुअली हैव मोर प्राइमरी मेमोरी देन सेकेंडरी मेमोरी। जो कंप्यूटर होता है उसकी प्राइमरी मेमोरी बड़ी होती है, सेकेंडरी मेमोरी छोटी। ये भी बात गलत है भाई। रैम 8 जीबी की लगाते हैं, 16 जीबी की लगाते हैं, 32 जीबी की लगाते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है 1 टीबी, 500 जीबी, 1000 जीबी, 2000 जीबी तक लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी बातें गलत हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है केवल वही सही है, बाकी सब के सब गलत हैं। जो हार्ड डिस्क होती है भाई
उसका जो टाइप होता है मैग्नेटिक होता है भाई, एसएसडी से तो स्लो होती हैं लेकिन पर जीबी चीपर होती हैं, ठीक है। लैपटॉप में 2.5 साइज और डेस्कटॉप में 3.5 साइज यूज होती हैं। डेटा रिमेन रहता है जब पावर ऑफ भी हो जाता है, हेड क्रैश होता है, स्लोअर स्पीड होती है, नॉइज भी होती है कंपैरेटिवली एसएसडी के, ठीक है। कंपैरेटिवली एसएसडी के एसएसडी से कम टिकाऊ भी होती है। सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी में आती है। मैग्नेटिक डिस्क होते हैं, स्पिनिंग डिस्क लगी होती है, रीड एंड राइट हेड लगे होते हैं, ठीक है। परमानेंट डाटा लॉस होता है अगर हेड आपका क्रैश हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एज द क्लासिकल इंडियन स्कूल लॉजिक। इंडियन लॉजिक से ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। ध्यान से खुद देखिए, न्याय लॉजिक है 3 प्रोपोजिशंस, नहीं भाई, वेस्टर्न लॉजिक में अगर आप चलोगे तो वेस्टर्न लॉजिक में 3 मतलब कि 3 प्रतिज्ञप्तियां होती हैं जिसको प्रोपोजिशंस हम बोले, प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 और कंक्लूजन हम यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब न्याय लॉजिक में जाओगे तो ये 5 हो जाएंगे, तो पहला तो गलत हो गया। न्याय लॉजिक में 5 प्रोपोजिशंस, ये बात सही है। न्याय लॉगिंग है 3 टर्म्स, नहीं भाई 3 टर्म्स नहीं होती हैं, इसमें भी 5 टर्म्स होती हैं। जो 3 टर्म्स होती हैं वो वेस्टर्न लॉजिक में होती हैं, आपकी सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड मिडिल टर्म, ठीक है, वेस्टर्न लॉजिक में है। न्याय लॉगिंग है 5 टर्म, ये 5 पद होते हैं, ये बात सही है, अर्थात बी एंड डी इसका राइट विकल्प बनेगा, बी एंड डी इसका राइट विकल्प है, ठीक है। अब वो पांचों कौन है, जो पांचों तर्क होते हैं इनको पंचावाय बोला जाता है, ठीक है। प्रतिजना, हेतु, उदाहरणा, उपान्याय, निगमना इसके आंसर हैं, ठीक है। और न्याय लॉगिक में 5 टर्म्स होते हैं जिसको हम सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, रीजन, एग्जाम्पल एंड कंक्लूजन के रूप में देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, मैकाले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भाई देखो, मैकाले 1835 तुरंत याद हो गया होगा आप लोगों को। हायर एजुकेशन के ये जो क्रम है जरूर याद रखिएगा। आप अगर क्रोनोलॉजी याद रखते हैं तो 4-5 सवाल आप ऐसे ही हल कर देंगे क्रोनोलॉजी में। और एजुकेशन का बच्चा है तो क्रोनोलॉजी तो उसके लिए तो रामबाण बन जाता है कई टाइम। तो ही सक्सीड द रिप्लेसिंग पर्सियन विथ इंग्लिश, बिल्कुल सही भाई, पारसी भाषा को उसने रिप्लेस कर दिया अंग्रेजी से। अंग्रेजी का इतना पुरजोर समर्थन किया था उसने, वहां पे जो विवाद हुआ था पाश्चात्यवाद वाला, ठीक है, तो उस विवाद में अंग्रेजी को इन्होंने इतना सपोर्ट किया, 1 लाख रुपए वाला मामला, ठीक है, तो वो फारसी और हिंदी को उसने रिप्लेस कर दिया। और जो सेकंड है, ही प्रमोट द ट्रेनिंग इंग्लिश स्पीकिंग, बिल्कुल इंडियन टीचर्स को वो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ट्रेन करने लगा। ही वॉज इंस्पायर्ड द यूटिलेरियन आइडियाज, जो उपयोगिता विचारधारा है वो उससे भाई प्रेरित था। ही प्रमोटेड यूजफुल लर्निंग को भी वो प्रमोट करता था, अर्थात सारे के सारे विकल्प सही हैं, ABCD इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट इंडियन ट्रेटिज ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। गणित से संबंधित समस्याओं पर प्राचीन भारत में भारतीय ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा। इसमें तो कुछ किसी को बताना नहीं होगा, आंसर है लीलावती। एनिमेशन लगाना भी नीचे छूट गया था, ठीक है। तो इसका आंसर है जो लीलावती के जो इनके फादर थे वो भास्कराचार्य, इन्हीं को बढ़ाने बताने के लिए इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। अब कुछ और बातें याद रख लीजिएगा, न्याय सूत्र को याद रख लीजिएगा, लॉजिक से जुड़ा हुआ है। गौतम, जिनको अक्षपाद गौतम भी कहा जाता है, इन्होंने इसके लिखा था। लीलावती को गणित से संबंधित है, भास्कराचार्य ने इसको लिखा था। मीमांसा सूत्रा, ठीक है, इसको जैमिनी ने लिखा था। और प्रमाणवर्तिका ज्ञान मीमांसा और बौद्ध दर्शन से संबंधित है, इसको धर्म कीर्ति ने लिखा था, प्रसिद्ध बौद्ध तर्कशास्त्री थे, ठीक है। तो इतनी बातों को आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 45। हमने किसी भी वीडियो में आगे जो भी प्रैक्टिस हम कराएंगे उसमें हमने कंप्रीहेंशन को शामिल नहीं किया है, आप लोग उसकी प्रैक्टिस बीच बीच में खुद से कर लीजिएगा। जो 45 नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, कौन सा कौन सा करेक्ट है, माफ करिएगा, कौन सा करेक्ट है। बहुत ध्यान से आपको सवालों को पढ़ना होगा, ठीक है। कह रहा है, अ मैन परचेस्ड, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य x के 4/5 पर खरीदा तथा x के 5% अधिक पर बेच दिया तो 25% का लाभ होता है। देखा जाए भाई, इसको चेक किया जाए जरा। x के मान लीजिए कि जो विक्रय मूल्य था वो 100 रुपए था, तो इसके 4/5 पे खरीदता है वो, 5 का 20 टाइम 20 चौक 80, और इस पे खरीदता है तो इसके 5% लाभ पर बेच देता है, अर्थात कहने का मतलब है 80 का 105%, इस पे बेच देता है 20 चौक 80, 20 पंचे 100, ठीक है। इसके 80 के 105% पर वो बेच देता है। तो अगर आप इसको निकालेंगे, 20 पंचे 100 होता है और 20 चौक 80 होता है, ठीक है। तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 दूनी 10, 5 एक के 5, 21 चौका 84, 80 में खरीद के 84 में बेचेगा तो 25% लाभ तो हो नहीं सकता। तो आप देखो, ए वाला विकल्प तो हटाई दो, ये तो नहीं है,
ये नहीं है। अब दो विकल्प बचे हैं बी, सी एंड सी, डी। ठीक है, अब आप सेकंड को जरा ट्राई करो। कह रहा है कि एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 1 किग्रा वजन के लिए 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या है? 11 से 1/9% है। जरा चेक करो भाई, कितना कम कर रहा है? 100 रुपए। 100 गुणे 100 नीचे क्या आ जाएगा? 900। ठीक है, 100 ग्राम कम कर रहा है ना, तो अब ये कितना बन जाएगा? डबल जीरो कैंसिल आउट करोगे तो 100/9 होगा। 100/9 को भाग करके देखोगे तो 11 सही 1/9% आएगा ही, अर्थात ये विकल्प सही है, बी वाला सही है। तो देखो बी वाला एकदम कंफर्म सही है, तो सी डी में तो बी है नहीं, इसको हटा ही दो। विकल्प कौन हो गया? बी सी हो गया। जब ऐसे वाला सवाल आता है तो बच्चा उसको बहुत जल्दी छोड़ के भागता है कि 4 चेक करेंगे तब सवाल आएगा। देखो हमने कितने को चेक किया? केवल 2 को चेक किया, उत्तर आ गया। ठीक है, तो अब हमें सी को चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बी सही है और बी इसमें है नहीं, तो सी वाला ऑब्जर्व, सिंपल सी बात है, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 18 जून 2024 को जो पेपर हुआ था उसके पूरे क्वेश्चन मतलब 45 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। 45 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आपके ज्ञान को और अधिक बढ़ाएगा और एक स्ट्रेटजी आपको देगा कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।